हल्की हवा, दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज, मध्यम दिल की धड़कन। कभी कभी इंसान जितना मर्जी भाग ले, किस्मत उसका पीछा कभी नहीं छोड़ती। मेरा नाम हारिस है। 12 साल बाद मैं अपने उस गांव वापस लौट रहा था जहां मेरी मां ने खुदकुशी की थी और जहां मेरे बाप को एक सुबह मुर्दा पाया गया था। इस गांव में एक जगह है जिसे लोग काली हवेली कहते हैं। रात के 2:17 पर ट्रेन उस सुनसान स्टेशन पर रुकी। न कोई मुसाफिर, न कोई आवाज, बस पीली सी बत्ती जल रही थी जो हर चंद लम्हों बाद टिमटिमाने लगती थी। मैं जूं ही नीचे उतरा, एक बूढ़ा शख्स झुकी कमर के साथ लाठी टेकते हुए मेरी तरफ बढ़ा। उसकी आंखें कांप रही थीं। उसने सिर्फ एक जुमला कहा, तू वापस क्यों आया है बेटा? मैंने जवाब नहीं दिया और आगे बढ़ गया। वही पुरानी सड़क, दोनों तरफ सूखे नीम के दरख्त जिनकी शाखें यूं हिल रही थीं जैसे कोई सरगोशी कर रहा हो। वापस मत जाओ। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन मैं वापस आया था अपनी विरासत लेने, वही वीरान हवेली जो अब मेरे नाम हो चुकी थी। हवेली अब एक खंडहर बन चुकी थी। छत टूटी हुई, खिड़कियां बगैर शीशों के और दहलीज पर स्याह राख के निशान। ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने वहां कुछ जलाया हो। दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता चिरचिराते हुए खुला। मैंने अंदर कदम रखा और दरवाजा खुद ब खुद जोर से बंद हो गया। अंदर की फिजा नाकाबिले बर्दाश्त थी। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। मेरी नजर सामने लगे एक पुराने आईने पर पड़ी। मैंने अपना अक्स देखा, लेकिन मेरे पीछे भी कोई खड़ा था। सयाह धुआं सा साया। जैसे ही मैं मुड़ा, पीछे कोई नहीं था, लेकिन तब मेरे कान के पास एक सर्द सी आवाज आई, तू यहां अकेला नहीं है हारिस। मैं किसी तरह एक कमरे में जाकर लेट गया। रात के ठीक 3 बजे मुझे ख्वाब आया। मेरी मां सफेद कपड़ों में मलबूस थी। उसके बाल बिखरे हुए, आंखों से खून बह रहा था। वो रो रही थी और बस एक ही बात दोहरा रही थी, इस हवेली का वारिस बनना लानत है। अचानक उसका चेहरा जलने लगा और मैं चीख मारकर जाग गया। मेरी सांस टूटी हुई थी, पूरा बदन पसीने में भीगा हुआ था। जब मैंने दीवार की तरफ देखा, वहां 3 ताजा पंजों के निशान बने हुए थे जो आहिस्ता आहिस्ता खून से टपक रहे थे। और कमरे में एक बार फिर वही सरगोशी गूंजी, अब तू हमारा हो चुका है। काली हवेली ने हारिस को कबूल कर लिया था। अब यहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। कुछ जगह इंसान को बुलाती नहीं, वो खुद खींच लेती हैं। हारिस अभी तक दीवार पर बने उन खून आलूद पंचों को देख रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे, सांस बेकाबू थी और कमरे में वही आवाज गूंज रही थी, अब तू हमारा हो चुका है। हारिस ने कानों पर हाथ रख लिए। बस करो, जो भी हो, सामने आओ। कमरे में अचानक मुकम्मल खामोशी छा गई। इतनी खामोशी कि धड़कन भी सुनाई देने लगी। सूरज की किरणें टूटी खिड़की से अंदर दाखिल हो रही थीं। हारिस की आंख खुली। वो जिंदा था।
لیکن دیوار، وہ دیوار اب بالکل صاف تھی. کوئی پنجوں کے نشان نہیں، کوئی خون نہیں. کیا یہ سب خواب تھا؟ مگر اس کے ناخنوں میں جمع ہوا خشک خون. حارث آہستہ آہستہ حویلی کے اندر چلنے لگا. ہر قدم کے ساتھ فرش چرچرا رہا تھا. اچانک اس نے محسوس کیا کہ کسی اور کے قدموں کی آواز بھی اسی رفتار سے اس کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے. وہ رکا، آواز بھی رک گئی. وہ دوبارہ چلا، آواز بھی چل پڑی. حارث نے ایک دم پیچھے مڑ کر دیکھا، پیچھے کوئی نہیں تھا. وہی پرانا آئینہ. حارث اس کے سامنے دوبارہ آ کھڑا ہوا. اس بار آئینے میں صرف وہی نہیں تھا، اس کے پیچھے وہ سیاہ سایہ اب زیادہ واضح تھا. لمبا وجود، ٹوٹے ہوئے سینگ جیسے ابھار، اور آنکھیں لال آگ کی مانند. آئینے میں اس سائے نے مسکرانا شروع کیا، اور حقیقت میں حارث کے کان کے بالکل پاس وہی سرد آواز گونجی. آج سے میں تیرا ہم سفر ہوں.